अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सियामी। और आज के डायलॉग में हम बात करेंगे औरत मार्च जो कि 8 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन आज इस्लामाबाद में F9 पार्क में उसका एक छोटा सा जलसा भी हुआ। ये और बात है कि फिर बारिश हुई तो वो जो जलसा है वो एक बड़ी अच्छी फेस्टिविटी में भी तब्दील हो गया। क्या वजह है कि औरत मार्च जब भी ये डे करीब आता है तो ख़वातीन जो अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना चाहती हैं, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? आज हम अपने एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये औरत मार्च शुरू हुआ था तो उस वक्त एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि ख़वातीन के हुकूक के बारे में कोई बात करेगा, कोई सुनेगा और इसको सेंसिटाइज किया जाएगा और हुकूमत को इसके ऊपर हम प्रेशर भी डाल सकते हैं कि ख़वातीन के हुकूक के ऊपर वो कोई लेजिस्लेशन करें, और अगर कोई लेजिस्लेशन हो चुकी है तो के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दें। लेकिन वो सब चीज़ें तो एक साइड पे रह गई और सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस सामने आई हमारी सोसाइटी में औरत मार्च को लेकर कि कोई भी घर इसको एक्सेप्ट करने से इनकारी हो गया था। क्या वजूहात हैं, वो सारी आज के हम इस डायलॉग में करेंगे डिस्कस। और इसके अलावा औरत मार्च का मंशूर इस बार काफ़ी पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल रहा। उसमें ख़वातीन की कोई बात नहीं थी, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज़ और शहरों को साफ़ करने की और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स की इसमें बातें आई। तो ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि औरत मार्च के इस दिन को पोलिटिसाइज या फिर बैरूनी एजेंडाज के लिए क्यों वक्फ कर दिया गया है। औरत का नाम, औरत का हक इसमें से गायब क्यों रहा इस साल, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करवा दें हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं। आज चूँकि औरत का दिन है तो सबसे पहले औरत का ही तारुफ करवाऊंगी, क्योंकि मैं एक तारुफ आपके पास हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स अफशां तहसीन साहिबा, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहबाज अकबर चौधरी, CEO स्पीक ट्रस्ट, और हमारे साथ समाजी रहनुमा और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से चैम्पियन माने जाने वाले मोहम्मद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में वैसे तो मैंने कभी भी अपना तर्जिया नहीं दिया, लेकिन औरत मार्च के हवाले से कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज मैं भी दूंगी। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है औरत मार्च की कहानी है, तो सबसे पहले एक जो हमारी यूथ है वो क्या सोचती है, इनसे शुरू करते हैं। शहबाज, यू आर CEO ऑफ स्पीक ट्रस्ट, और आज का जो पैनल रिपीट करने का मेरा मकसद था वो यही था कि आप तीनों लोग मेरे पैनल पे हमेशा हुए जब भी औरत मार्च का हमने प्रोग्राम किया। क्या तब्दीली देखी आपने कि इतने औरत मार्च हो गए हैं, औरत की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र आई आपको? मुझे 2-3 तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। सबसे पहले एक तो ये कि औरत मार्च ने एक नैरेटिव जनरेट किया है, ये बात मैं मानता हूँ और मुझे अंदाज़ा भी है इस बात का। ये पॉजिटिव तब्दीली थी एक माशरा जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव और दबा हुआ माशरा था, वहाँ पे एक नया नैरेटिव लाना एक मुश्किल काम है, और इस बात को मैं मानता हूँ ये एक पॉजिटिव चेंज। लेकिन दूसरी जो नेगेटिव चेंज मैंने देखी वो ये थी कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि पढ़ी लिखी हैं और अच्छे ओहदों पे काम कर रही हैं, एलीट क्लास ख़वातीन जिनको एक्सपोजर है और जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, उनसे मैंने पूछा कि उनके क्या ख्यालात हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो हार्म हुआ है या जो नुकसान हुआ है उन नारों से, कि जिन नारों से जो कि नारे इस माशरे के लिए अभी काबिल कबूल नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर मसला छोटा और आप ज़्यादा दवाई खा लें तो वो भी उसका नुकसान भी होता है, यानी कि अभी साइड इफेक्ट्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव चेंज भी है, नेगेटिव चेंज भी है, लेकिन चूंकि एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर के हवाले से, चूंकि मेरा काम ये है कि मैं तरक्की करूं और तरक्की के बारे में सोचूं, प्लानिंग करूं, तो उसमें सबसे पहला असूल ये होता है कि डू नो हार्म, यानी कि कोई भी नुकसान ना करें। आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं सोशल चेंज के हवाले से, तो सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइम लेता है अपना, और आप चूंकि उसके एक्टर होते हैं और आप उसको चला रहे होते हैं और आप उसको इनिशिएट कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एज एन एक्टर ऑफ सोशल चेंज या फिर जो भी एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, NGOs या अखबारात या TV, सारे के सारे लोग इनको ये देखना चाहिए कि अप्रोप्रिएटनेस या फिर आसान लफ्ज़ों में क्या बात मुनासिब है। अगर आज मैं बलूचिस्तान जाऊंगा तो मुझे वैसे कपड़े, वैसी बातें, वैसा होलिया वही मुनासिब रहेगा। यहाँ पे मैं अमेरिका वाले कपड़े नहीं पहन सकता, या यहाँ बैठ के मैं जैसे वो बीच पे बैठ के छोटे कपड़े पहन के बैठ सकते हैं, इवन मैं मर्द होके भी यहाँ पे वो कपड़े नहीं पहन सकता।
رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ مرد ہو کے جو مرضی کر لیں یا پھر عورت سب کچھ. سو ایک چیز ہوتی ہے سوشل رسپانسبلٹی, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مناسبت سے بات, موقع کے حساب سے بات, کہ گل ویلے دی پھل موسم دا ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا. سو ٹائم کے حساب سے بات ہوتی ہے اور موسم کا پھل ہوتا ہے, اور وہ چیز اسی کے حساب سے اچھی لگتی ہے, اور سوسائٹی کے موڈ کے حساب سے ایتھیکلی ہمیں موو کرنا پڑتا ہے. افشاں تحسین صاحبہ بڑی اچھی بات کی, ہماری یوتھ کی طرف سے ایک نیریٹو جو ہے وہ سامنے آیا کہ ابھی شاید ان نعروں کا وقت نہیں تھا, ان سلوگنز کے لیے ابھی سوسائٹی تیار نہیں تھی. تو کہاں پہ خرابی ہونی شروع ہوئی ہے کہ اتنی وہ مضبوطی سے اور تیزی سے یہ ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ عورت مارچ کا جو مقصد ہے وہ ان نعروں کی وجہ سے بہت پیچھے چلا گیا؟ جی تھینک یو ویری مچ آج کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ابھی جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے جو بات کیا میں ان سے 200% ایگری کرتی ہوں. بالکل انہوں نے ریئلسٹک بات کی ہے کہ ایک تو جو اس سب کا ایک پازیٹیو جو اس کا ایک ہم دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر آیا ہے کہ اوور آل ایک عورت کے حوالے سے ایجنڈے کو مزید ویزیبلٹی ملی ہے, مین سٹریم ہوا ہے, ڈائلاگ سٹارٹ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف اپنے چند شہروں کو یا ایک مخصوص طبقے کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے, بلکہ سب سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں, جو سب سے زیادہ پسے ہوئے ہیں, جن کے پاس کھانے کو, پڑھنے کو, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, حفاظت کے حوالے سے ابھی بیسک رائٹس بھی نہیں ہیں, ان کو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ بالکل انہوں نے بات کی کہ ہمیں جس طرح کا ماحول ہے اس کے مطابقت سے ہمیں اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ رکھنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ تمام پاکستان کی عورتوں کی بات کریں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل آپ کا ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت آخر تک اپنے پاکستان کے کونے خطرے تک پہنچ جاتی ہے. تو جو ہم نے ایک ڈائلاگ کے لیے ایک بالکل ایکسٹریم سٹانس لیا, اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ ہمارے جو ملک کے باقی جو چھوٹے شہر ہیں, دیہات ہیں, جہاں پہ ہمیشہ سے عورتیں 8 مارچ کو نکلتی تھیں اور اس کو بڑا پازیٹیولی مرد عورتیں سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے اس کے اوپر آج 3 سال ہو گئے ہیں ایک نیگیٹو سٹگما لگا دیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ عورت مارچ کا مقصد ہی تمام جو ہماری بیسک ویلیوز ہیں یا ہمارے یہاں جو ایک انڈیکیٹر ہے جی یہ ہمارا معاشرہ ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے, فیملی یونٹ کو بریک کرنے کے لیے. تو عورت مارچ کا تو مقصد ہی یہی تھا اور ہے کہ عورتیں بھی ترقی کے میدان میں اپنی رسپیکٹ کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے تمام حقوق کو انجوائے کریں. اگر بیٹا جاتا ہے اسکول تعلیم تو بیٹی بھی تعلیم حاصل کرے, اگر بیٹے کو وہ تمام توجہ ملتی ہے تو بیٹی کو بھی ملے, اگر بیٹا پروفیشنل لائف میں ہے تو بیٹی بھی پروفیشنل لائف میں آنا چاہتی ہے تو وہ دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے زندگی کی کو لوگ بھجواتے تھے, اس کو چوائسز اس کو ملے اور سوسائٹی میں ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو. اور عورتیں صرف 17 16 14 15 سال میں شادی کر کے پھر آگے اس دنیا میں گم نہ ہو جائیں, بلکہ زندگی میں وہ بھی ایک پروڈکٹیو لائف گزاریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر عورتیں جو پڑھ بھی چکی ہیں, اب تعلیم صرف تمام عورتوں نے ماسٹرز کر کے میں ایک ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ تو ابھی بھی بہت ویکیوم ہے, لیکن وہ بچیاں جو آہستہ آہستہ اکنامکلی بھی ایکٹیو ہو رہی تھیں یا ہو رہی ہیں, ان کو بھی سپیس چاہیے تاکہ ان عورتوں کو اکنامکلی اپنے ورک سپیس پہ مزید سپورٹ ملے اور ان کی ایکسیپٹنس ہو. ایسی پالیسیز بنے جہاں پہ کہ عورتوں کے لیے آلموسٹ 50-50 جگہ ہو اور وہاں پہ وہ آ سکے, تاکہ ہمارے یہاں اگر آدھی آبادی ہے پاکستان کی تو اس آدھی آبادی کو اسی کے نمائندگی ملے. بالکل. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ جو گاؤں دیہاتوں میں جو بچیوں کے لیے عید کی طرح یہ بھی ایک موقع تھا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 سالوں سے اس کے ڈیریل ہو گیا ہے, اس کا مقصد کچھ اور اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے. انور صاحب بہت اچھی چیز تھی عورت مارچ کے لیے. میں نے دیکھا کہ آپ کی طرح کے وہ تمام مرد اور شہباز کی طرح کے جو کہ عورت کے حقوق کے لیے کام کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق ملیں, اور آپ لوگ آتے بھی ہیں میدان میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو عورت مارچ کا ایک مقصد ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے؟ اور اگر آپ یہ منشور دیکھیں, میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا, اس میں یہ جو اس سال کا منشور ہے 2022 کا, اس میں عورت کے حقوق کے لیے آپ کو کوئی چیز نظر آئی؟
थैंक यू पुरुष। आप एक तो आप लोगों को औरत का दिन मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, ये बहुत तो शुक्रिया। आप लोगों का दिन And है। it's just because of you guys who promote us, who support us. नहीं, Yeah. क्योंकि हम तो हर वक्त सपोर्टर हैं, लेकिन ये दिन है और 8 मार्च का दिन जो है उसका मेन एम ये है कि जो आपने पास्ट में जो गेन किया है उसको सेलिब्रेट करें, हाईलाइट करें दूसरों के साथ, और जो नेक्स्ट आपकी प्लानिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर करें कि जी हमें ये चीज हमने ऑलरेडी ले ली है और ये हमने आगे लेना है। ये आज से कोई 100 साल पहले की बात, अभी 75 ईयर्स, मैं कहता हूं कि 1975 में पहली दफा यूनाइटेड नेशन ने इसको वुमेन डे को सेलिब्रेट ये किया कि जी ये एक दिन होगा मर्दों का। अभी जो 80 कंट्रीज में अभी तक वो आपका पिछले दिनों एक क्वेश्चन था कि आदमियों का दिन क्यों नहीं, आदमियों का दिन है, आएगा वो क्वेश्चन आएगा, आदमी मर्दों का दिन क्यों नहीं, और वो उसका जवाब सबसे पहले स्पीक ट्रस्ट के सीईओ से वो भी है, 19 नवंबर है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन ने 80 से ज्यादा ममालिक उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कर रहे क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन ने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ। 75 से ये किया हुआ है, और ये 96 में पहली दफा जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो किया वुमेन्स का, उनका ये था कि आप पिछले साल के सेलिब्रेट करें और उसके बाद फिर आप उनको अप्रिशिएट करें खवातीन को, और नेक्स्ट प्लानिंग आप करें क्या कर रहे हैं। हम जब बात इस्लाम की करते हैं और बाकी हमारी हिस्ट्री में हमारी जो इस्लामी दुनिया में हजरत खदीजतुल कुबरा मतलब वो ताजर थी उस वक्त, आज से 1400 साल पहले। अमेरिका जैसा जो मुल्क है जो बाकी दुनिया उनको फॉलो कर रही होती है, वहां अभी ये पिछले साल एक है कि वहां वाइस प्रेसिडेंट फीमेल बनी है। इससे पहले वहां फर्स्ट एवर जो है वो फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है। हमारे यहाँ जब बेनजीर भुट्टो साहबा जो वो इस इस्लामी मुल्क की पहली वजीर आजम थी, उस वक्त जर्मनी भी जो है वहां भी फीमेल नहीं थी, वहां भी एंगेला मर्केल जो है वो बाद में चांसलर बनी। तो ये है कि हम सेलिब्रेट करते हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है कि इश्यूज का, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कई दफा जिस तरह शहबाज साहब ने बोला, जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी समझ नहीं रहे। जिस तरह पिछले पहले एक इनका इशू था, पाकिस्तान में ये है कि चौथा साल अभी 2018 से स्टार्ट हुआ ये मार्च, और 2018 में पहले ये था मीटू, उसका था कि मेरे साथ भी जुल्म हुआ, मेरे साथ भी जुल्म हुआ, ताकि बताएं ताकि मेरी आवाज भी सुनी, मेरी आवाज भी सुने, मेरे साथ भी किसी ने जुल्म किया था जब मैं छोटा था या मैं था, मेल के साथ भी होता है। और उसके बाद फिर पिछला एक जो मेरा जिसम मेरी मर्जी का जो हमने नारा लगाया, उसको भी मैं शहबाज साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूं कि लोगों ने उल्टा उसका मतलब लिया है और वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लिहाजा उसको हमने और तरीके से हम उसको पेश करते, शायद और वोकैबुलरी हम यूज करते तो वो उसमें हो जाता। तो अब इस वक्त जो इनका चल रहा है उसमें मेन जो अभी जो चल रहा था उसमें उजरत है कि खवातीन को जो है उनको मुनासिब मुआवजा जेंट्स के मिले, इक्वल मिले। अभी भी हमारे मुआशरे में यह है, पाकिस्तान में भी है और बाकी दुनिया में भी है कि जो इनका मुआवजा है, जेंट्स की सैलरी ज्यादा होती है, लेडीज की कम होती है, और काम भी ज्यादा लिया जाता है। कि घरों में आप देख लें, लेडीज को हम रखा होता है, उनको 3000-4000 रुपए देके 6-6 घंटे हम उनसे काम ले रहे होते हैं, सस्ती पड़ती है, जेंट्स आपका काम नहीं करेगा। दूसरा उनका है तहफ़्फ़ुज़ हमें मिले, औरतों का दूसरा कि तहफ़्फ़ुज़ मिले, तहफ़्फ़ुज़ की बात सबसे पहले आती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम जब वर्क प्लेस पे हमारी है, वर्क प्लेस पे हमें वो तहफ़्फ़ुज़ मिले, हम सुकून से दूसरा सुकून मिले। जब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो उसके साथ सुकून भी होगा। मेन तो ये 3 जो है वो औरतों का वह है। और अभी जो चीजें आस्ते आस्ते चल रही हैं खवातीन का एजुकेशन में, खासतौर पे जो मैं कहूंगा कि अभी भी कंट्रीब्यूशन हमारी, पहले तो हमारे ये तक फीमेल हमारी टीचर्स डॉक्टर बन जाती हैं, अभी तक डॉक्टर बन रही हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। उनको सिर्फ इसलिए हमने रखा होता है कि जी हम उनकी जब शादियां करनी होगी तो हम स्टेटस बता देंगे कि हमारी बेटी तो डॉक्टर है जी, अच्छा रिश्ता मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसको हॉस्पिटल में उसको ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई। 70% जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं करती। बिल्कुल वो नहीं करती, उनका यह है कि वो प्रैक्टिस करे। एक लड़की के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर जो है वो 5 करोड़ रुपया कम से कम लगता है, जबकि जब वो वापस घर बैठ जाती दैट मीन तो वो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो जो है वो जाया चला जाता है। इस तरीके से बाकी फील्ड भी हैं। मेरी अपनी बेटी आर्किटेक्ट है, फाइन आर्ट्स है, और अब इतनी फील्ड्स आ गई कि उसमें सारे मुकम्मल लोग कंट्रीब्यूट करें। और जब सोसाइटी में जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते, उस वक्त आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम घर में बैठेंगे बगैर पैसे के, हम कहेंगे कि हमारी इज्जत हो, वो कोई भी घर वाले भी जो उधार में पैसे देता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है
और उस औरत के जो राइट्स हैं वो सबसे ज्यादा वायलेट होते हैं। पॉवर्टी है ना, जल्दी से माँ बाप जो हैं वो उसको ना तो तालीम पूरी करवाते हैं, उसकी बेटों के तालीम के ऊपर तवज्जो देते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसकी शादी करो ताकि घर में एक खाने वाले फर्द की कमी हो जाए। पराया धन कह के कि उसको पराया धन ही हमने कर दिया। हालांकि बेटी है तुम्हारी, आपकी अपनी बेटी है, पराया धन नहीं है, आपकी अपनी बेटी है, आप उसको मैनेज करेंगे, आपकी बेटी स्ट्रांग होगी, अगले घर में जाके उसकी मजीद इज्जत होगी। तो शहबाज साहब मुझे जरा ये बताइए कि क्या औरत मार्च में ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जिसके ऊपर अभी ये लोग एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि हमारा तो ये मकसद था, हमारा तो ये मकसद था, हमारा तो ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था जो सोसाइटी ने लिया। तो बात यह है कि मकसद आपका ये था कि विदाउट कॉन्सेंट आप मेरी नो को नो ही समझे, ये आपका मकसद था। लेकिन इसको बताने का जो तरीका कार था वो बड़ा मुख्तलिफ और वो बड़ा मुश्किल कर दिया आपने, और लोगों ने इसको गलत समझा। तो आप चूंकि मर्दों के बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या सोसाइटी में सबसे पहले औरत के हकूक को उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए रवैयों के ऊपर काम करना जरूरी नहीं समझा गया, और डायरेक्ट से आपने जो बुलेट है वो चला दी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की, और वाकई मेरा ख्याल है बात वो करनी चाहिए जो आपका मतलब होता है। एग्जैक्टली। अगर आपको पानी पीना है तो आप बोलेंगे मुझे पानी पीना है या मुझे प्यास लगी, आप भी थोड़ी बोलेंगे कि मैं कुछ और, मतलब आपको वो बात। लेकिन एक तरफ ये तो है, आपने प्रिवेंशन की बात की, अगर तो किसी एक औरत है, और औरतों के हकूक के मैं साथ हूँ खुद भी, और मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं कि मेरा जिससे मेरी मर्जी, चूंकि मैं पढ़ा लिखा बाशऊर और दुनिया देखने वाला आदमी हूँ, मुझे पता है इसका क्या मतलब है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को इसका मतलब नहीं पता। इसके ऊपर औरत मार्च के जो मंशूर के अंदर एक बात अच्छी लिखी हुई है, उन्होंने कहा कि जैसे जो जिन लोगों को पकड़ के आप फौरन कैपिटल पनिशमेंट कर देते हैं और टांग देते हैं या मार देते हैं, अब कसूर में ज़ैनब के साथ जाती हुई और वो मर्डर, उसको फांसी होगी बाद में, लेकिन उसके बावजूद कसूर के अंदर ही मैं अखबार पढ़ता हूँ, हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस आ रहा होता है, इसी तरह का वाकया आ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जब इमरान को जब इमरान को फांसी दी गई, उस कातिल को और रेपिस्ट को जब फांसी दी गई, उससे कसूर के अंदर हालात नहीं बदले, ये एविडेंस है। मतलब जो आपकी बात है कि अगर कसूर के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती को रोकना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ये करना होगा कि वहाँ के जो मर्द हैं, ऐसे मर्द जो कि आगे कुछ हरकत कर सकते हैं, पोटेंशियल रेपिस्ट हैं या क्रिमिनल हैं। हाँ। और ये बात आज पूरे डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओ में या हुकूमत पे कोई इसके ऊपर बात नहीं करता कि जो पोटेंशियल परपिटेटर है, जो कि नुकसान कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी सहूलियात। हमारा सारा का सारा बजट अभी किस चीज़ पे जा रहा है? सेफ सिटीज़ के ऊपर। और औरत मार्च वाले कह रहे हैं कि सेफ सिटीज़ वाले प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। ये बात उनकी ठीक है, तो उन्होंने मशवरा ये दिया है कि अब आप सारे पैसे वहाँ से निकालें और सारे पैसे लगाएं प्रिवेंशन के ऊपर, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें। और वो सारा सेफ सिटी की माइंडसेट क्या है कि किसी औरत के साथ अगर जुल्म होगा तो फिर हम क्या करेंगे? किसी ने ये माइंड नहीं लगाया अभी तक, ये सोच नहीं लगाई कि जुल्म को होने से बचाया कैसे जाए। जो जुल्म कर रहा है या जो हरास कर रहा है, जो छेड़ने वाला है, उस आदमी को एडवांस में कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे एजुकेट किया जाए, माहौल कैसे वैसा बनाया जाए कि वो मर्द उस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट कर सके, और वो हेल्दी मैस्कुलिनिटी यानी कि सेहतमंद मर्दानगी, हमारे यहाँ मर्दानगी का इंटीग्रेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। उसको समझना पड़ेगा। अभी आपने जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, अपनी महबूबा को, जाहिर जाफर साहब को जो भी पकड़े गए हैं और सारा कुछ हुआ, मैं ये कहता हूँ उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको पहले पढ़ें, क्या वजूहात थी, ह्यूमन बिहेवियर पे क्या काम करें, अगर सोचें किस चीज ने उस इंसान को इस नौबत तक लाया, क्या वजूहात थी, और उन वजूहात को फ्यूचर में ऐसे लोगों को ऐसा बनने से बचाने के लिए वैसा माहौल क्रिएट कर दें। सही है, फिर आपको औरत मार्च की जरूरत भी नहीं रहेगी, औरतें भी सेलिब्रेट कर रही होंगी औरत मार्च और मर्द भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे औरत मार्च। सही है, फिर वो पहले वाली सेलिब्रेशन आ जाएगी जो पहले होती थी। अभी तो कंट्रोवर्सी
بالکل افشاں کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ ظاہر جعفر جیسے لوگوں کو ظاہر جعفر بننے سے روکنے کے لیے سوسائٹی کا کیا رول ہے, اور سب سے پہلی بات گھر سے شروع ہوتی ہے, عورت سے شروع ہوتی ہے. اچھا, یہ بالکل میں دوبارہ سے آپ کی یہ آپ لوگوں کا ایگریمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ریئلسٹک بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ابھی اوور آل آپ پاکستان کو اگر دیکھیں تو اس وقت جیسے ہوتا ہے نا کہ ملک کے اندر حکومت کو ہم سب سے پہلے ہی لیتے ہیں, ڈیمانڈ بھی حکومت سے کی جاتی ہے. آپ اگر ایک شہری ہیں تو آپ کا جو لیگل انٹائٹلمنٹ ہے اس کے لیے آپ حکومت سے ہی کہتے ہیں. اچھا, حکومت کا کام ہوتا ہے جیسے نارملی ہم کہتے ہیں جی قوانین بنانا, پالیسیاں بنانا, پھر ادارے بنانا, پھر سروسز دینا. اگر قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی وی ہیو کم اے لانگ وے, کافی ہمارے ہاں اب قانون سازی بھی ہو گئی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ پوزیشنز دیکھیں تو کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہمیں نظر آئے ہیں. اس وقت 3 کمیشن ہیں جی پاکستان میں, ایک کمیشن جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں, ایک اسٹیٹس آف ویمن, ایک ہیومن رائٹس, تینوں کی جو ہیڈز ہیں وہ خواتین ہیں. حکومت کی طرف سے ایک پازیٹیو, ایک بڑا اسٹرانگ میسج جاتا ہے. ہیومن لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کمیشن اسپیشلی آپ کا ہے یہ ایک طرح کا ڈیڈ کمیشن ہوتا ہے اگر آپ اس کو والنٹیرلی اس کو آپ سپورٹ نہ کر رہی ہوتی یا کام نہ کر رہی ہوتی, مطلب اگر حکومت آپ کو فنڈز دے ہی نہیں رہی تو آپ نے کیا کام کرنا تھا؟ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ افشاں کو یہاں پہ ٹریبیوٹ ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ چلڈرن کے رائٹس کے لیے یہ والنٹیرلی بغیر کسی گورنمنٹ یا آفیشیل سپورٹ کے, پیسوں کے, تنخواہ کے یہ کام کر رہی ہے, اور یہ ہوتی ہے عورت, اور جن کو عورت مارچ میں میں کہتی ہوں ٹریبیوٹ دینا چاہیے, سلیوٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اتنا اس کو اسٹرانگ دیا ہے. لیکن اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کے ہیومن رائٹس ہے, ایک فیمیل منسٹر ہیں, ابھی آپ کی جنرل نگار کا نام لیا جاتا ہے, آپ کی ایک خاتون ہیں, پھر عائشہ جو ہماری ابھی جسٹس عائشہ کو تعینات کیا گیا ہے, ابھی اے آئی جی عائشہ گل کے پی میں جنڈر کو ہیڈ کی گئی ہیں, پھر بہت ساری سپورٹس میں خواتین ہیں. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جن کو کہ جو ایک پازیٹیو ہمیں ایک فیلنگ نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف جو میں ان کی طرح بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پوری ڈیبیٹ کو دیکھیں تو پالیسیز تو بہت پہلے بھی تھیں, بہت سارے کچھ ادارے بھی بنائے گئے, تو جو سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ کی تبدیلی کا مسئلہ ہے. اچھا, سوچ کی تبدیلی میں اس وقت جو حکومت کو انٹیلیجنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس میں یہ جو ہماری عورت مارچ کے مینیفیسٹوز ہیں ان کو اس میں اپنی ڈیمانڈ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پریونشن کا جو ایسپیکٹ ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں شامل ہو جانا چاہیے. جیسے ہم کمیشن بنے تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا تو کمیشن ابھی نیا ہے, ایک دم سے تو پورے پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتا, اور سب سے زیادہ جو کام مجھے نظر آیا کہ وہ سوچ کی تبدیلی نہیں ہوگی, والدین کی سوچ نہیں بدلے گی, ماں کی نہیں بدلے گی, سوسائٹی کی نہیں بدلے گی. جتنی مرضی آپ سروسز دے دیں آپ ان بچوں کو نہیں محفوظ کر سکتے. تو ہم نے پھر پیمرا کے ساتھ انگیج ہوئے, ہم نے ایک جیسے احسن خان ہے ان کو رول ماڈل رکھا, تو ہم نے ایسے تمام جو پریونشن کے کام ہے کہ ہم ان کے ذریعے ایک سوچ کی تبدیلی کے اوپر ہم فوکس کریں. اور جب حکومت, اس سے پہلے تو جتنا بھی پریونشن کا کام ہے وہ سول سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے. تو میں بہت عرصے سے اس چیز پہ بات کر رہی ہوں کہ اب چونکہ ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ امپیکٹ فل ہے, آؤٹ ریچ زیادہ ہے, تو حکومت کو اب اپنی پالیسیز کے اندر پریونشن کے کمپوننٹ کو بھی سروسز کے ساتھ ساتھ اس کو لے لینا چاہیے. حکومت نے ایک دفعہ فیملی پلاننگ کو, جس کو برا سمجھا جاتا تھا, جب حکومت نے اس پہ کام شروع کیا لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, پولیو ایریڈیکیشن کیمپین دیکھ لیں, ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو ابھی جب حکومت پریونشن پہ خود کام کرے گی اور اس کی ذہن سازی پہ کام کرے گی, رول ماڈلز لے کے آئے گی, ایسے لوگوں کو آگے لائے گی, خواتین کو, جن کو دیکھ کے عام لوگ, چاہے وہ ریڈیو کے تھرو جائیں, ٹی وی کے تھرو جائیں, ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, عمران خان ہے, وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جہاں کے پہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایک ہماری خاتون سے لوگ اس کو رسپیکٹ اور بہتری سے دیکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسری طرف جو ضروری ہے وہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی سوچ کا, تعلیم کا, کسی بات کو سمجھنے کا لیول ہی بہت نیچے ہے تو آپ بہت ہائی لیول کی بات اس کو نہیں سمجھا سکتے. بہت بڑا ویکیوم ہے, کمپیٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ اگر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے رکاوٹ ریلیجن کو ہی ڈال رہے ہیں, مذہب کو ہی لے کے آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ اسی مذہب کو یوز کریں, آپ اسی مذہب میں سے چیزیں اٹھائیں. مذہب کی تو سب سے زیادہ مذہب آیا ہی بچیوں کے لیے تھا جن کو زندہ گار دیا جاتا تھا, تو مذہب کی تو صحیح شکل کبھی پیش ہی نہیں ہوئی. تو اگر مذہب کو بنیاد بنا کے ریزسٹنس آ رہی ہے تو ہم مذہب ہی کو بنیاد بنا کے ان کے پاس واپس جائیں. اس پہ باقاعدہ ایک پروگرامز, پالیسیز, ایک لائحہ عمل بننا چاہیے, آنا چاہیے. یہ چیز
सिलेबस में आनी चाहिए। हमने सोच को कैसे मस्बत रखना है, तब्दील करना है, तरक्की पजीर रखना है, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना है, तमाम पाकिस्तान में इंश्योर करना है कि बच्चा बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए। और यही वो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप दुनिया की दौड़ में आगे आएंगे। नहीं तो आप अपनी इस सोच के साथ देखें, ये सोच अगर मैं आपको बताऊं तो ये सोच हर तरफ है। अगर इस सोच को अपने रेजिस्टेंस को अपने दूर करना है तो सिर्फ वही वाली बात है कि सिर्फ तालीम नहीं, सोच की तब्दीली के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की अफशा ने कि सोच की तब्दीली के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। लेकिन हमारे यहाँ हालात ये हैं कि अब अगर बच्चों को ये कहा जाए कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्क्रीन आप देखते रहते हैं सारा दिन टेलीविजन की सूरत में या फिर मोबाइल की सूरत में, आपके पास छोटी स्क्रीन भी मौजूद है, अगर आप यही टाइम थोड़ा सा किताब पढ़ने में गुजार लें तो वो बिल्कुल उस तरफ नहीं आएंगे। और लाइब्रेरीज हमारे पाकिस्तान में तकरीबन खत्म होकर रह गई हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज जो हैं वहां पर बच्चे जाते थे, कुछ ना कुछ सीख के वहां से उठते थे। लेकिन लाइब्रेरी की जगह अब वहां पर ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स आ गए जिनका बिहेवियर चेंज में बहरहाल कोई किरदार नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अनवर साहब से ये पूछेंगे कि सोसाइटी में हमें ग्रॉस रूट लेवल तक जो एक बार्बर है या एक इमाम मस्जिद है या फिर एक आम मजदूर है काम करने वाला, उसको हम किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर अच्छी तालीम सेहत दे और फिर उसको काम करने की इजाजत भी दे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद डायलॉग। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रजा। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में अनवर साहब से पूछेंगे कि एक आम टाउन में, देहात में, गांव में जाकर एक आम आदमी की सोच को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है ताकि वो अपने घर से बाहर काम करने वाली औरतों के हकूक को ना सिर्फ ये कि समझे बल्कि उनकी हिफाजत भी करे। जी अनवर साहब। थैंक यू रुच। आपने कहा कि कैसे किया जा सकता है, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरा तल्लक कसूर के एक छोटे से टाउन से है, कोटा तक से। जब हमने 2002 में वहाँ एक स्कूल बनाया तो उस वक्त कोई भी वहाँ लोकल हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं वो तैयार नहीं थी वहाँ जाने के लिए। हम लाहौर से टीचर्स वहाँ लेके जाते थे। आस्ता आस्ता उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि ये एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है जहाँ आपको इज्जत मिलेगी। जब आपको इज्जत मिलेगी और आप डिसीजन में शामिल होंगी और उसके बाद फिर वो लोग खुद ब खुद आगे स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स आके देखते हैं, हमारे घर में कोई अगर लड़कियां आती हैं तो उनके पेरेंट्स आके देखते हैं कि जी किस घर में मेरी बेटी जा रही है, क्या वो घर प्रोटेक्टेड है, इनके घर में कोई ऐसे लड़के बिगड़े हुए लड़के तो नहीं है कि मेरी बेटी वहां जाके प्रॉब्लम हो जाए। जब उनको एक सेफ इन्वायरमेंट नजर आती है तो वो ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर भी, और फिर साथ साथ बच्चों को भी हम गाइड करते हैं कि नहीं ये नहीं है। अब उस स्कूल में अगर वहां लड़कियां जो है वो प्रिंसिपल भी है, उसके बाद बाकी भी हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और किसी को फिर जरूरत नहीं होती कि कोई बात कर ले और फिर उनको सुना जाए। अगर आपके कोई बेटियां, मेरी अपनी बेटियां हैं तो मैं उनको बेटियों के साथ इतना इंटरेक्शन मेरी होती है कि वो अपनी हर जो बात है वो मेरे साथ शेयर करती हैं, मुझसे को हाइड नहीं करती। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बेटियों को खासतौर पे उनको डिस्टेंस रखते हैं कि बस ये बड़ी हो गई, ये अब माँ का खाता है, ये माँ जाने और ये जाने, मेरा तो बेटे के साथ ताल्लुक है। और फिर लेकिन वो ऐसा नहीं है, हम बीइंग ए फादर्स भी उनको जो हम बाप का ये ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी के साथ भी इंटरेक्शन रखें और उसको इनकरेज करें उसके साथ, ये नहीं सुने भी और उनको फिर जो अपने जो मौके हैं वो उनको फुल्ली मौके दें। और खासतौर पर एजुकेशन में हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि जी लड़के को अच्छी तालीम दे दें और लड़की को जो है वो छोड़ो, जी तक पढ़ा लें, इसकी तो शादी कर दी नहीं है, ज्यादा तालीम हमने इनको दी तो ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे ये भी होता है। दूसरा एक और भी ये प्रॉब्लम है जो आजकल मैं बहुत ज्यादा फेस कर रही हूँ, बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो हमारे साथ शेयर भी करती हैं कि हमें दूसरे शहर में आला तालीम के लिए नहीं भेजा जाता। वो ये कहते हैं बस आपने ये स्कूल है गाँव में, यहाँ पे आपने मैट्रिक कर लिया, अब आगे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप घर बैठे। कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वहां जो जा रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, अभी लाहौर के या बाकी हमने मुख्तलिफ हॉस्टल्स का हालात देखे, वहां इवन के उनके जो हॉस्टल के जो वार्डन थी उन्होंने बताया कि जी यहाँ मिसयूज किया जाता था, लड़कियों को मिसयूज किया जा रहा था। उस तरह की अगर इन्वायरमेंट हम उनको प्रोटेक्ट करें, लड़कियों के प्रोटेक्ट करें, पेरेंट्स को पता लगे नहीं मेरी बेटी जहां जा रही है तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। माहौल जो है काफी सिक्योर है। चेंज अब इस तरीके से एक पॉजिटिव चेंज ये आ रही है कि पेरेंट्स जो देहातों से बच्चे जो है, पेरेंट्स पहले नहीं पढ़ाते थे अपनी बेटियों को, अब उनको पता लगा कि नहीं मेरी बेटी अगर मैं पढ़ाऊंगा इसको, बेटी मेरी जो है वो आगे अच्छी जॉब पे चली जाएगी, उसको अच्छे रिश्ते नाते मिल जाएंगे। उस वजह से काफी चेंज आ रही है, लेकिन
क्योंकि अभी काम बहुत ज्यादा अभी भी वो जो सोच की है कि तो माँ को भी इवन के लड़का छोटा सा बच्चा होता है वो कहता है तू पर यार तुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा, मैं आगे बात करूंगा। हमारे जो देहातों में काउंसलर, अगर वो फीमेल वो काउंसलर बनी, उसका भाई, हाँ जी आप कौन है जी, मैं जी उसका भाई हूं, मेरी बहन काउंसलर है। भाई तुम काउंसलर के अपनी बहन के बिहाफ पे तुम काउंसलर नहीं हो। तो अभी तक इवन के मैं खुद, मेरी मिसेस के अगर हमारा एक ट्रस्ट के मेंबर है तो मुझे कहते हैं जी आप ही साइन कर दे बेगम के। मैं कहा मैं किस साइन कर सकता हूं भाई? नहीं वो सारी कर देते हैं जी। यानी कि हमारे जो अभी तक वो चल रहा है कि जेंट्स जो है वो हस्बैंड जो है वो बीवी के दस्तखत करके वो आगे चला देता है कि हाँ जी वो उसने कौन सा पूछना है कि मैंने दस्तखत नहीं की। ये टोटली हम उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनकी बगैर मर्जी के हम कभी नहीं करें। जब उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, घरों में देंगे, वो आगे कल्चर हमारा जो है वो इस तरीके से डेवलप होगा। ट्रस्ट जो है वो बाइल्ड करना सबसे बड़ी बात यह है कि हम ट्रस्ट बाइल्ड करें। हमारी जो डॉक्टर्स हैं और फिर रोल मॉडल, दूसरे रोल मॉडल बने, जो हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। ये नहीं कि वो अगर बिगड़ गई है, ज्यादा माहौल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जिस गांव की एक बच्ची शहर में आके अगर उसने हालात को अपने घर वापस जाके उसकी रेपुटेशन खराब है तो उसके 10 पेरेंट्स और बाकी जो वो कहेंगे हमने कभी भी अपने बेटी को शहर नहीं भेजना क्योंकि यहां से वो फलां की बेटी गई थी, वो बिगड़ गई थी। अगर आप रोल मॉडल, पॉजिटिव रोल मॉडल, हमारी जो पढ़ी लिखी बच्चियां जिनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वो बनती हैं, उसके बाद फिर बाकी पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं वो सोसाइटी में। वो कहते हैं जी हम भी अपनी बेटी को भेजेंगे, ये बेटी वहां गई हुई है, ये महफूज है। बिल्कुल ठीक है। शहबाज साहब, मर्दों के बिहेवियर पे आपने काफी काम किया। अभी आप क्या समझते हैं कि औरत की ताज़ीम, तकरीम और इज्जत सिखाने के लिए मर्द क्या किरदार अदा कर सकता है और औरत उसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है? ये बहुत प्यारी अरूज आपने बात की और बहुत सिंपल आंसर है इसका। हमारे इस्लाम ने हमें साफ बता दिया है। मैं ये कहता हूँ आप NGOs को छोड़ें, आप फेमिनिज्म को छोड़ें, औरत मार्च को छोड़ें, ये सब साइड पे कर दें। आप इस मुल्क में 98-95% लोग मुसलमान हैं। आप सिर्फ ये देखें कि इस्लाम ने आपके ऊपर क्या फ़राइज़ रखे हैं। हस्बैंड एक शोहर के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक कोलीग के तौर पे या एक शहरी के तौर पे, अगर आप कुछ नहीं भी लगते किसी औरत के, तब भी आपके ऊपर किसी औरत की इज़्ज़त लाजिम होती है। और ये बहुत अर्सा पहले एक मेरी बॉस थी, वो खातून थी, मैंने उनसे पूछा कि हम क्या हल क्या है, और इतनी लोग जो सब कहते हैं कि तुम बाहर से आ रहे हो पैसे लेके या गोरों की बातें कर रहे हो ये वो, तो उन्होंने बोला सब छोड़ें, बस अच्छे मुसलमान बन जाएं। जो इस्लाम हकूक दे रहा है औरतों को, प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, सही है। 98% जायदाद पूरी दुनिया में मर्दों के पास है। इसका मतलब यह है कि कोई भी दुनिया में लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे। 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, सही है, उसमें मेजोरिटी बच्चों की है। और इस्लाम कह रहा है कि आप तालीम दें। प्रॉपर्टी और तालीम और ये बड़े बड़े मसले हैं। ये जो कि मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था औरत मार्च का, ऑनर किलिंग 1100 औरतें पाकिस्तान में मारी जा रही हैं इज्जत के नाम पे, तेजाब फेंके जा रहे हैं, नाक काटे जा रहे हैं, कान काटे जा रहे हैं, कत्ल, टांगे, आग लगाई जा रही है इस मुल्क के अंदर। औरतों के ऊपर ऐसे एक्सट्रीम वायलेंस हो रहे हैं और कर कौन रहा है? मर्द कर रहा है। और मर्दों को हम क्या सिखा रहे हैं? बचपन से मर्दों को हम सिखा रहे हैं कि या तो मर्दों को हम ट्रेन ही ऐसा कर रहे हैं कि या वो मारेंगे या मरेंगे, या वो आर्मी में जाएगा या वो पुलिस में जाएगा, डाकू आएगा तो मर्द बाहर जाएगा रात को, सही है, रोएगा भी नहीं, कभी चोट भी नहीं लगेगी उसको। तो हमने दर्द भी नहीं होता मर्द उसको ऑलरेडी हमने एक बहुत आइसोलेट करके उसको एज अ मशीन पैसे कमाएगा और बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा और कमा के लाएगा, और उसको इंसान कभी नहीं बनाया हमने। उसका वो जो कनेक्शन है, जो इंसानियत वाला कनेक्शन है अपने बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो नहीं है। जैसे मंटो ने कहा, हम औरतों के साथ सिर्फ सोना सीखा है हमने जागना नहीं सीखा, क्योंकि औरतों को एज एन इंसान ट्रीट करना और उनके साथ बातचीत करना और उनको पढ़ाई में आगे लेके आना और उनको वज़ीर आज़म देखना और मैनेजर और CEO और सारी चीज़ें। 98% मर्द CEO है, मैं खुद एक मर्द हूँ CEO, मुझे शर्म आती है इस बात के ऊपर। लेकिन जब भी मैं लड़कियाँ कहता हूँ कि नौकरी पे हम लड़कियाँ रखना चाहते हैं, या तो उनको घर से आने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है, या फिर उनका मैंने आज ये भी इवन कल्चर देखा है कि शादी से पहले भी जहाँ शादी होनी थी वहां से रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, शादी से पहले शुरू हो जाती है। मेरा ये ख्याल है कि ये इसको जो है ना, हमको लड़कों को लड़कियों के स्टाइल में बड़ा करना पड़ेगा। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं खुद लड़का हूँ। लड़कियों को हम जो बातें सिखाते हैं वो लड़कों को भी सिखानी चाहिए। अगर हम बर्तन धोना लड़कों को सिखाएंगे तो कल जब वो शादी करेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये मेरी बेगम है, ये नौकरानी है, उसको पता लगेगा ये चोर है, सही है। और अगर हम इस तरह औरतों को मर्दों वाले काम सिखाएंगे तो औरत को ये नहीं लगेगा कि ये ATM मशीन है, उसको लगेगा ये इंसान है जिसके जज्बात हैं, जिसको दर्द भी हो सकता है, जो कि महसूस भी कर सकता है, रो भी सकता है। सो मेरा ये ख्याल है कि ये औरत मार्च के अंदर
جو इतना बड़ा रियल इश्यूज गैप हैं, है, मेरा ख्याल है उस गैप को कम करने की बस जरूरत है। असल मुद्दे की बात करनी चाहिए, जो असल इश्यूज हैं उनकी बात करनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि जो ये लोग लापता हो रहे हैं और जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, बेशक औरतें इन तमाम मसलों से इफेक्ट होती हैं और हर इशू के अंदर एक फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव होता है। बेशक अभी यूक्रेन और रशिया में जंग लगी हुई है, लेकिन जो यूक्रेन की औरतें हैं वो सफ़र ज़्यादा कर रही हैं यूक्रेन के मर्दों से, चूंकि उनके पास एक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन और पैसे और ये सब कम है। बेशक औरतें हर चीज़ से सफ़र करती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 1100 औरतें एक तरफ मारी जा रही हैं इज्जत के नाम पे, तो ये एक ज़्यादा बड़ा मसला है। अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मेजोरिटी बच्ची, ज़्यादा बड़ा मसला है। सो ज़्यादा बड़े बड़े मसलों पे सबसे पहले आना चाहिए और कम इम्पोर्टेंट मसलों पे बाद में भी अर्जेंट बात और हो सकती है, इम्पोर्टेंट हाँ। करना चाहिए ना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट सबसे पहले और सबसे कम छोटे मसले सबसे बाद में, तभी रियासत भी औरत मार्च की बात सुनेगी। अभी लाहौर के अंदर उनको परमिशन डिनाई कर दी है, वो कह रहे हैं कि लाहौर में आपको हम औरत मार्च करने की परमिशन नहीं देंगे, और लाहौर के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में इसको Exactly, चैलेंज करेंगे, हाँ। सो आई मीन मेरा ये ख्याल है, अब पेशावर में धमाका भी हो गया, अब उसको अब ये सारे के साथ भी वो जा रही एक्सट्रीम है जो है ना एंड्स जी। वो बराबर आने शुरू हो गए। अब शायद से मैं यही पूछूंगी कि क्या वजह है कि मर्दों को उकसाने वाले नारे ही लगाना जरूरी है औरत को अपने हकूक हासिल करने के लिए? मर्द को कमतर साबित करना ही जरूरी है अपने आप को उसके बराबर लाने के लिए? मतलब मैं समझती हूँ बीइंग अ वुमन के हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, बराबर आने के लिए हमें इज्जत लेने के लिए इज्जत देनी भी पड़ेगी। अच्छा, मैं यही बात कर रही हूँ कि जिस मुल्क में आप जाते हैं ना, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जब मैं डेवलपमेंट में रही हूँ तो मुख्तलिफ ममालिक से जब गैर मुल्की हमारे यहाँ काम करने आते थे, तो पहले वो हमारा एग्जिस्टिंग जो कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज को समझते थे, उस हिसाब से वो कपड़े भी पहनते हैं, उस हिसाब से अगर केपी जाते हैं तो चादर ओढ़ के जाते हैं, हाँ। गाँव देहातों में जाते हैं तो वहाँ की वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी आबादी का जो तनासुब है और तालीम का और सोच का जो फ़र्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे औरत मार्च हो रहा है, तो अभी तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात पे डिबेट करनी थी कि मर्द की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मर्द की डेफिनेशन गैरत के नाम पे एक बन गई हुई है, वो गैरतमंद है और उस अगर वो ये करेगा तो वो गैरतमंद मर्द है, अगर वो ये नहीं करेगा तो वो बेगैरत है। पहले तो हमें मर्द की डेफिनेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है, मर्द के किरदार, फिर औरत का किरदार, फिर दूसरी बात लेबल से उसको निकालने की जरूरत है। इस पे बहुत ज्यादा डायलॉग होना चाहिए था, इस पे बहुत डायलॉग होते हैं। और फिर दूसरी बात ये देखें, औरत मार्च के अंदर जो मैं ये बार बार पिछले साल भी मैं ये कह रही थी, उससे पिछले साल भी, कि अगर लोग इस्लाम का नाम लेके रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो आपने औरत मार्च में इस्लाम ही की चीजें क्यों नहीं उजागर की? एग्जैक्टली, हाँ। इस्लाम ही से मिसालें क्यों नहीं दी? इस्लाम ने जो औरत को हक दिया उसके बोर्ड क्यों नहीं लगाए? इस्लाम ने जो औरत को कहा कि भी इसको तालीम का हक दो, विरासत का हक दो, बाकी जो जितने भी इवन खुला का हक में बल्कि कहूंगी, तो आपने इस्लाम, शादी का हक है, नाम हाँ। इस्लाम के नाम पे अगर ये सब हो रहा है तो आपने इस्लाम ही की चीजें उठा के आपने क्यों नहीं की? आप हमारे पास हमारे नबी थे, हजरत फातिमा उनकी वाइफ थी, हजरत खदीजा पहली बिजनेस वुमन थी, हजरत आयशा वो सुना है कि उसके साथ वो दौड़ लगाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद धोते थे, अपने काम खुद करते थे, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती थी, उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस सोसाइटी को अभी जो चीज सुनने के लिए वो तैयार हैं, आप उसी की खूबसूरत मिसालें निकाल के आप औरत मार्च में आपने वो क्यों खड़े नहीं किए? वो वाले जो पोस्टर्स थे, वो पोस्टर्स थे, वो अहदीसें थी, वो जो मुकालमे थे, वो तमाम चीजें आपने क्यों नहीं पेश की? अगर इनको समझ ही वो जबान आती है तो उसी जबान में बात करें। अगर इनको जो जबान समझ नहीं आ रही तो आपकी ये बात मगरिब सुन रहा है, यहाँ वाले नहीं सुन रहे, और आप यहाँ वालों को सुधारना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप उनको इंसाइट कर रही हैं, एक मॉब मेंटालिटी आप क्रिएट कर रही हैं जो कि ऑफेंस करे, जो आपके ऊपर भी अटैक करे, और हुए भी हैं। माजी में औरत मार्च के मुकाबले में एक और मार्च खड़ा किया गया हिजाब डे या हया डे के नाम से, और फिर उन दोनों का तसादुम भी हुआ। मैं छोटा सा कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, बड़े मुझे शिद्दत से आमद हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस से एक लड़का जा रहा था औरत मार्च पे, मुझे से पूछा कि शहबाज भाई क्या बनाओ? मैंने बोला कि वो हदीस लिखें कि जो तुम में से सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है। अच्छा, उसने ये लिख दी। उसके पास 3 टीवी चैनल वाले आए, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और वो खबरें टीवी पे चल रही थी। बाद में उसके पोस्टर को उन्होंने इतना पसंद किया उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी औरत मार्च के थ्रू, जैसे आपने फरमाया माशाल्लाह से, कि आप पॉजिटिव चेंज लाएं। सारी चेंज अच्छी चेंज नहीं है। पॉजिटिव चेंज एक और तरह की चेंज है और नेगेटिव चेंज एक और तरह की चेंज है। ये अंदाजा करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो इतना अच्छा मैसेज था कि
اور وہ چلا اور سارے لوگوں نے اس کو تصویریں کھینچوائیں, اس کو شاباشی دی, تو مطلب پازیٹیو طریقے سے, ایک پازیٹیو طریقے سے, اور جو زبان وہ سمجھتے ہیں اسی زبان میں, جو کلچر سمجھتے ہیں اسی سے نکالیں. ایک اور چیز وہ یہ کہ دیکھیں آپ, جو میں سمجھتی ہوں, دیکھیں کائنات میں ایک بیلنس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, اس میں ہر چیز بیلنس رکھی, اس میں ہر چیز کا جوڑا رکھا, مرد بنایا, عورت بنائی, جانوروں میں بھی دیکھیں آپ میل فیمیل بنائے, تو اس بیلنس کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. اسی مارچ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کے میل حضرات, مرد حضرات آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ والی باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں سوسائٹی کے جو لیول کی سمجھنے کی باتیں اس لیول پہ آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو, تو شاید ہمارا کام یا ہماری یہ جدوجہد بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں, بہت ساری چیزیں لوگ سمجھنے لگ جائیں, اور اس سے انسپائر ہو کے دوسرے گھروں کے مرد بھی باہر آئیں کہ جی یہ اگر اپنے گھر کی عورتوں کے حقوق کے لیے باہر آئے ہیں تو ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوں مارچ میں. میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی مثال کے صرف نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, تو اس میں اتنی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اتنی زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے ہی سوسائٹی سے ایسی بچیاں, ایسی خواتین جو کہ زندگی میں جنہوں نے آگے ہائی اچیورز ہیں, ٹریل بلیزرز ہیں, انہی کی مثالیں بھی لے کے اگر ہم اسلام سے بھی لیتے, کرنٹلی بھی لیتے, حال سے بھی لیتے, ماضی سے لیتے, تو شاید وہ چیزیں ایک بہت اچھا اثر ہمارے معاشرے پہ ڈالتی. مختلف علاقوں کی جغرافیائی, ان کی تعلیمی, ان کی جو وہاں پہ سوشلی جو ان کی ایکسیپٹنس ہے, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اس اسٹریٹجی کو تھوڑا اور لوکلی اپروپریٹ کرتے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ خواتین کو, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کی راہ میں چلیں, ان کو وہ تمام حقوق ملیں, وہ رسپیکٹ کے ساتھ رہیں. لیکن آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو پھر آگے لانے کے لیے اپروپریٹ ہونے کی بات ہے. ایگزیکٹلی. انور صاحب, آسما جہانگیر انسانی حقوق کی بڑی چیمپئن رہی, نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حوالے سے بلکہ مردوں کے رائٹس کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا, پرزنرز کے رائٹس کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج آسما جہانگیر جیسی خواتین نہیں ہیں سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے, اور جو آج کی خواتین ہیں, بہت ساری نہیں میں کہوں گی, لیکن چند ایک ہیں جو کہ یوں لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی ایجنڈا ہے ان کا, نہ ان کی فنڈنگ کے سورسز کا کسی کو پتہ چلتا ہے, اور جب وہ آتی ہیں مارچ کرتے ہوئے تو ان کے جو پوسٹرز ہوتے ہیں وہ عورت مارچ سے یا عورت کے حقوق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے, بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ آتی ہیں ایک پوسٹر لے کے تاکہ مرد کو اتنا اکسایا جائے یا سوسائٹی کو اتنا تنگ کیا جائے کہ کانفلکٹ کریٹ کیا جائے, جو فیملی یونٹ ہے آپ کا, جو ایک اچھی ٹریڈیشنل فیملی ہے, اس کو توڑا جائے, جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا جو ہے بڑا سراہتی ہے کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو این جی اوز کے وہ لوگ جو کہ کرتا دھرتا ہیں عورت مارچ کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کون ڈائیلاگ کرے گا اور کون ان کو بتائے گا کہ آپ سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے, یو آر آرگنائزر, تو آپ معاشرے میں کانفلکٹ کریٹ نہ کریں. اس یہاں پہ کون آگے آئے گا, کون بات کرے گا؟ تھینک یو. آسما جہانگیر کا آپ نے ذکر کیا, میری ان کے ساتھ 92 آنورڈس ان کے ساتھ بڑے اچھے کارڈیل ریلیشنس ہے, وزٹس ہوتی رہتی تھی, ملتے رہتے تھے. لیکن جب آسما جہانگیر بھی زندہ تھی تو ان کو بھی سٹارٹنگ میں کافی, مطلب ان کو بھی ان کے بارے میں بھی ہر وقت ریمارکس وہ کسے جاتے تھے کہ جی یہ تو بس الگ تھلگی ہیں, وہ سارا ہے. ابھی بھی مطلب وہی سارا ہمارا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایک ہی برابر ہیں, جو فنڈنگ کے لیے کر رہی ہیں, لیکن اس میں کئی کمیٹڈ ہیں جو سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج چاہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے, ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور سوسائٹی میں آئیں. یہ صرف ہمارے یہاں ایک یہ ہو جاتا ہے, ہمارے اسلامی ممالک میں خاص طور پہ اسلام کا جو ہے وہ سب تڑکا لگا کے اس کے ساتھ ہم ایک ایشو بنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ امریکہ میں اور باقی دنیا میں بھی, ڈنمارک جیسے ممالک, وہاں بھی ایشو یہ چل رہے ہوتے ہیں. عورتیں جب اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہی تھی, مین یہ ہے کہ فنانسی طور پہ رائٹس جو ہے وہ آخر گھوم پھر کے وہ فنانسی طور پہ ہوتا ہے, فائنانس پہ آ جاتے ہیں کہ پیسے, مجھے پیسے ایکول چاہیے, میرا رائٹ بھی ہے, مجھے بھی جابس اتنی چاہیے, میں بھی سوسائٹی میں اپنی آواز بلند کر سکوں, میرا بھی ہو. ابھی ایک جسٹس ہماری ماشاءاللہ ابھی سپریم کورٹ میں آئی ہیں, اور وہ مطلب ایک پازیٹیو چینج ہے. اس طریقے سے اور آگے آ سکتے ہیں, لیکن وہ اس طریقے سے آ سکتی ہیں جب ہم ان کو آگے بڑھائیں گے, اور یہ ساری خود بھی خواتین خود اپنے آگے بڑھیں گے خود. جینٹس ظاہر ہے کہ جینٹس تو اپنے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو نعرے ہیں عورت مارچ کے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو عورتوں کو مزید گھروں میں قید کر رہے ہیں؟ پھر نعرے کیونکہ ہمارا کلچر ایک بن چکا ہے, ہمارے جو سیاسی جلسے
से और ये सारे मार्च होते हैं उसमें कोई सियासी नारे लगाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए मेन ये होता है कि हार्ड बटन दबाओ ताकि आपको मीडिया से और बाकी अट्रैक्ट हो। और सेम टाइम पे हमारे मजहबी रहनुमा भी अभी भी आप हमारे जो फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस मिनिस्टर हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जी नहीं इसको पाबंदी लगा दी जाए। इमरान खान साहब को कहा ना कि ये कहते कि उनके साथ डायलॉग करते, वो हुकूमत में है, ऊपर है, उनके साथ बैठ के डायलॉग करते कि हाँ जी बताएं डिमांड क्या है, आप लोग इस तरीके से ये करें, हम भी आप लोगों के साथ हैं। हाँ, और ऐसे स्लोगन्स ना हो कि वो जो आपका पीस है वो खतरे में पड़ जाए, पीस खतरे में पड़ जाए। और फिर उसके बाद फिर इशू सोसाइटी में जो है कि हमने सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना, सोसाइटी को हमने कंबाइन करके आगे बढ़ाना है और पॉजिटिव रोल एक आगे प्ले करना है सोसाइटी में। और वो खवातीन तभी कर सकती हैं जब उनको सारी सपोर्ट भी सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट हो और खवातीन खुद भी यकजान हो और उनकी बात दूसरे भी समझ सकें। मैं अगर यहाँ अगर कोई न्यूरो सर्जन को बात कर रहा हूं तो मैं उसकी बात नहीं समझ सकूंगा क्योंकि मैं एक उस फील्ड में इलिटरेट हूं। मैं बाकी अपनी फील्ड में तो हूंगा, लेकिन सेम इसी तरीके से गांव की जो औरत है उसको पता लगे कि मेरा हक क्या है, मैं किस तरीके से गांव की चलना है। औरत की जिंदगी पे तो अभी तक औरत मार्च ने मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा असर डाला है या कोई चेंज आया। नहीं वो तो हमने लोकली लेवल पे प्रोग्राम का वक्त देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा आखिरी रह बात गया। कहना जी चाह जी रहा था, इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अवामी वर्कर्स पार्टी जैसे है। मैं जब भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि माइक किसके हाथ में है, वो ज़्यादातर अवामी वर्कर पार्टी के लोग वो डोमिनेट कर रहे हैं इसको। और अवामी वर्कर पार्टी एक लेफ्टिस्ट पार्टी है और उनकी एक पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट कार्ल मार्क्स को सपोर्ट करते हुए एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो पेश कर रहे हैं। वो एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो एक और सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। मार्च फिर सिर्फ उन्हीं के हाथों में क्यों? जबकि वो एक बहुत डिफरेंट एग्जैक्टली उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, ये पाकिस्तान उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है। के हवाले से इसको जितना ज्यादा नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, इसको औरत मार्च को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इसको प्राइमरीली बिल्कुल फोकस करना चाहिए औरतों के मसले के ऊपर, और फिर उसके साथ मर्द ख्वाजा सरार बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये प्राइमरी इसका फोकस होना चाहिए औरतें, ना कि किसी भी किस्म की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अकबर चौधरी और अफशा तहसीन साहिबा, मोहम्मद अनवर साहब, आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। औरत मार्च के हवाले से अभी शहबाज चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसको पोलिटिसाइज ना करें या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसको एजेंडा बनने से रोकना चाहिए। तो वहाँ पर फिर NGOs या फिर हुकूमत या हुकूमती इदारे अगर औरत मार्च की वो उसके इंतजाम जो हैं उनकी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर मार्च हो सकता है और किसी किस्म का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे भी महफूज रहा जा सकता है। डायलॉग में आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को औरत और मर्द दोनों के दिन मुबारक हों और बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ मुझे अपने हुकूक नहीं चाहिए बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी खवातीन काम करती हैं या रहती हैं उनको भी उतने ही हुकूक हासिल करने की इजाज़त होनी चाहिए जितने के मुझे हैं। और ये सोच जो है सिर्फ एक औरत की नहीं हर मर्द की भी होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।